तो दोस्तों आज एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रेज हो रहा है और वो ये है कि क्या भारत के अंदर रफाल का भी वही हश्र होगा जो कि हम लोगों ने कुछ डिकेड पहले मिराज 2000 का होते हुए देखा। देखिए मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मिराज 2000 की बात की जाए तो इसका इंपॉर्टेंस भारतीय वायुसेना के लिए क्या है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर इसके नंबर्स की बात की जाए तो ये वहीं तक सीमित रहे जितना हम लोगों ने शुरुआत में खरीदे थे। 51 से ऊपर ये आगे नहीं बढ़ पाए जबकि इनकी बहुत रिक्वायरमेंट थी हमें, और ये हमारे सभी मापदंडों को उस समय से लेकर आज तारीख तक पूरा भी करते हैं। और इससे भी बड़ी बात कि जब मिराज 2000 खरीदे गए थे उस समय भी सेम तरह की कंट्रोवर्सी भारत में हुई थी जैसा कि रफाल को लेकर हुई थी। इवन एक बार मैंने एक वीडियो बनाकर आपको इसके बारे में बताया भी था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो रफाल कंट्रोवर्सी भारत के अंदर हो रही है इसके पीछे एक हाथ रशिया का भी हो, क्योंकि जब भी भारत द्वारा रशियन प्लेटफॉर्म न खरीदते हुए किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को खरीदने की कोशिश की गई तब भारत के अंदर कंट्रोवर्सी हुई। मिग 21 खरीदे तब कंट्रोवर्सी नहीं हुई, मिग 29 खरीदे तब नहीं हुई, Su-30 MKI खरीदे तब नहीं हुई, और इतने भारी भारी भयानक नंबर्स में खरीदे तब भी नहीं हुई। लेकिन 40-50 मिराज खरीद लेने पर हो जाती है, 36 रफाल खरीदने में हो जाती है। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पर आज विषय अलग है और उसी को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए ये बात हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो फ्रांसीसी वेपन्स होते हैं ये काफी ज्यादा महंगे होते हैं। जैसा कि कल ही हम लोगों ने प्राइस कंपैरिजन करके देखा कि अगर मूल कीमतों की बात की जाए तो F-35 रफाल की तुलना में बहुत ज्यादा सस्ते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि वो स्टेल्थ विमान है और हर स्टेल्थ विमान की तरह F-35 को ऑपरेट करना, उसे मेंटेन करना महंगा पड़ेगा। हमारे खुद के भी जब MK आएंगे तो वो भी इतने ही महंगे पड़ने जा रहे हैं। इवन अमेरिका खुद अपने F-35 के बेड़े से परेशान है क्योंकि उसे मेंटेनेंस के लिए बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। जब तक F-35 अमेरिका की सेनाओं में अपनी सेवा देते रहेंगे तब तक की अगर बात की जाए तो लगभग $2 ट्रिलियन अमेरिका को खर्च करने पड़ेंगे। इसी वजह से मैंने आपको एक बार एक वीडियो में ये भी बताया था कि जो चाइना कहता है कि 500 और 1000 J-20 बनाएंगे तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा चाइना के लिए? क्या चाइना की अर्थव्यवस्था इन फ्यूचर उसे इस बात की मंजूरी दे पाएगी कि वो इतने महंगे स्टेल्थ विमानों का इतने लंबे समय तक इतने नंबर्स में मेंटेन वगैरह कर पाए? और पाकिस्तान की तो क्या ही बोले, उसके पास तो डीजल भरवाने के पैसे नहीं है टैंकों के अंदर, स्टेल्थ विमान में कहां से लाएगा? तो अब इसी के ऊपर एक बहुत ही तर्कसंगत आर्टिकल पब्लिश हुआ है IDRW वेबसाइट पर कि जब 1980 के दशक में भारत द्वारा एक सीमित नंबर में मिराज 2000 खरीदे गए उस समय हमारी योजना बिल्कुल वैसी थी जैसी आज हमारी रफाल को लेकर है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड ज्यादा नंबर में इन्हें एक्वायर करना, भारतीय वायुसेना को और मजबूत बनाना, क्योंकि मिराज के आ जाने के बाद हमें अच्छा खासा डोमिनेंस मिल रहा था। एयर टू एयर की बात की जाए, एयर टू ग्राउंड की बात की जाए, ये सभी तरह के मिशंस को परफॉर्म करने में पूरी तरह से सक्षम था और बहुत रिलायबल था। इवन आज तक है, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसके पीछे फिर ढेरों कंट्रोवर्सीज होती है, ये बहुत महंगे पड़ते हैं। इनके अपग्रेड पैकेज की बात की जाए तो वो भी बहुत महंगे थे। कल परसों हम लोगों ने इस पर भी डिस्कस किया था कि विदाउट इंजन इसके अपग्रेड पैकेज के लिए हमें वर्ष 2011 में $2.4 बिलियन खर्च करने पड़े थे। तो ये तो बहुत ही ज्यादा कीमतें हो गई। इसके बाद होता यह है कि जब हम लोग मिराज के नंबर्स और बढ़ाना चाहते हैं उस समय हमें मिग 29A दिखाई देते हैं। उसका ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है जो कि कम कीमतों पर हमें ज्यादा पावरफुल बनाने में सक्षम थे। और उसके बाद आप जानते हैं कि मिराज 2000 का नंबर सीमित ही रह गया। अब इसी तरह से देखिए वर्ष 2016 में 36 विमान खरीदे गए रफाल फाइटर जेट, जिसके लिए हम लोगों ने खर्च किया $8.7 बिलियन। उसके बाद हम लोग 114 विमान और खरीदना चाहते थे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग कराना चाहते थे। इवन हम लोग हमारी नौसेना के लिए भी खरीद रहे हैं, लेकिन नौसेना का मामला थोड़ा सा अलग रख दिया जाए। लेकिन अगर सप्ताह भर पहले तक की बात की जाए तो MRFA प्रोग्राम में सबसे मजबूत दावेदार रफाल F4 को ही माना जा रहा था। लेकिन आज की परिस्थितियां देखी, जब से ट्रम्प के द्वारा F-35 का ऑप्शन हमें दिया गया है उसके बाद से F-35 इसका एक मजबूत दावेदार बन गया है, क्योंकि F-35 की कीमतें रफाल से काफी ज्यादा कम है और कम कीमतों के साथ हमें वो टेक्नोलॉजी हासिल हो जाती है जो कि दुनिया में सबसे एडवांस मानी जा रही है और आज के परिवेश में सबसे ज्यादा अनिवार्य भी है हमारे दुश्मनों को काउंटर करने के लिए, यानी 5th जनरेशन की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। तो ये निश्चित तौर पर रफाल प्रोग्राम को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए भारत के अंदर एक बड़े स्पीड ब्रेकर का काम करेगा। और न केवल हमारे पास F-35 का ऑफर है बल्कि अब हमारे पास Su-57 का भी ऑफर है जो कि रशिया का विमान है, स्टेल्थ है। वो भी F-35 जितना तो नहीं है लेकिन फिर भी रफाल की तुलना में वो स्टेल्थ प्लेटफॉर्म माना जाएगा। वो तो F-35 से भी सस्ता है और जो सबसे बड़ी बात है वो टेक्नोलॉजी की ही अगेन
पाकिस्तान रहेगी, एक बहुत बड़ी लंबी छलांग हो जाएगी भारतीय वायुसेना के लिए और एक अपर हैंड मिल जाएगा, चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, दोनों के एंड पर। तो अब यही प्रश्न उठ रहा है कि क्या भारत के अंदर भी नेवी के रफाल अगर छोड़ दिए जाएं तो क्या वायुसेना के पास केवल 36 तक ही सीमित रह जाएंगे? तो आज के इस लॉजिक से ये बात साबित होती है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, कोई नैरेटिव परमानेंट नहीं है। हमेशा बेस्ट ऑप्शंस आपके पास होते ही हैं, बशर्ते उसे तलाशने की आपके अंदर कैपेबिलिटी हो। क्योंकि भारत अमेरिका के बीच में F-35 को लेकर केवल एक ही चीज की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है प्राय और वो ये हो सकती है कि हम लोग किसी तरह की कोई ट्रैप में नहीं फंस जाएं, क्योंकि हमेशा तो ट्रंप राष्ट्रपति वहां के नहीं रहेंगे। रिजिम चेंज हो जाने के बाद अमेरिका के अंदर पॉलिसीज में बहुत परिवर्तन आते हैं और ये चीज हमेशा नोटिस की गई है। हम लोग खुद ही देख पा रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से। जबकि फ्रांस की अगर बात की जाए तो 1980 से जब से इनसे हमारा संबंध बना है मिराज के थ्रू, तब से लेकर आज तक कितनी ही गवर्नमेंट्स आई और गई, लेकिन कभी भी भारत और फ्रांस के रिलेशनशिप के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ा। इवन 1998 में भी नहीं पड़ा। तो एक यही मजबूत पक्ष उसके पास है। बाकी तो ऑप्शंस हमारे पास आज एक की जगह दो उपलब्ध हैं।